सर आपकी दुआएं हैं। और बताइए सर, कैसे चल रहे हैं क्लासेस और कैसा चल रहा है आपका शेड्यूल? मेरा शेड्यूल बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब सुबह से शाम तक। क्लास ना भी हो तो क्लास के बारे में सोचते हुए वक्त निकल जाता है कि काश क्लास ले लेता। क्लास हो जाए तो ये लगता है अच्छा हुआ क्लास ले ली, मतलब एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो बच्चे बोर नहीं होते मैथ्स पढ़ पढ़ के? बोर तो खैर सवाल ही नहीं उठता, मैं होने नहीं देता बोर, तो कभी ऐसा होता नहीं कि मुझे लगे, जबकि मैं 2 आवर्स की क्लास लेता हूँ, बट बीच बीच में कहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट देना है वो मैंने फिक्स किया हुआ है, मतलब बोर नहीं होता बच्चा। मैथ्स के साथ साथ आप कौन कौन से सब्जेक्ट साथ में इंक्लूड कर देते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में इंग्लिश या जीके कुछ ऐसा? देखिए, अगर मुझे इंग्लिश में भी सवाल पूछना होगा तो मैं गणित की भाषा में ही पूछूंगा, गणित से रिलेटेड ही पूछूंगा। बाकी मैं सिर्फ गणित और जिंदगी का ज्ञान 2 ही चीज़ें बच्चों को देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि लाइफ कैसे जी जाए। तो लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम भी उस फेज से गुजरे हैं, हर एक वो प्रॉब्लम जो बच्चे आज फेस कर रहे हैं हमने किए, तो उनके क्या सॉल्यूशंस रहे, हमने क्या वो रास्ते अपनाए जिससे कि परेशानियां दूर हो पाई, तो वो बताते रहते हैं। Hello everyone, welcome to this episode of Knowledge Fight. Today we have with us 2 educators of Unacademy competing in the Knowledge Fight. We have Abhinay Sharma sir and Kriti Singh ma'am who belong to the SSC category. Welcome to the Knowledge Fight. ये Thank you very much. कुछ सुनी सुनी सी नहीं लग रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, ये वो आवाज़ है जो हम दोनों के बीच फाइट कराएगी, बट नॉलेज फाइट। ओके, थैंक यू सो मच मैम हम लोग को वेलकम करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि ये जो हम लोग की एक नॉलेज फाइट होने वाली है वो हेल्दी फाइट हो, और डेफिनेटली इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। Let me explain to you the rules of Knowledge Fight. The Knowledge Fight will consist of 10 categories within which each member gets to ask 1 question. Every correct answer will get you plus 20. Every incorrect answer will get you minus 10. No points will be deducted if you pass a question. We'll start the Knowledge Fight with a toss, and whoever wins the toss will be awarded plus 10 to start with. सर टॉस के केस में तो देखिए विराट कोहली वाला सीन भी हम लोग के साथ हो सकता है, रोहित शर्मा वाला भी हो सकता है, तो आपके साथ में वैसे कौन सा वाला सीन होता है? कई बार ऐसा होता होगा ना बचपन में जब आप खेलते होंगे, देन क्या था उस टाइम पे? मतलब टॉस तो देखिए बहुत मायने रखता है। अभी आप लगातार देख रही हैं कि क्रिकेट टॉस पे ही सिमट के आने वाला है। पहले 5 दिन के मैच होती थी, फिर 50-50, 20-20, और अभी देखो हमारी आपकी जीत टॉस से ही निश्चित हो जाएगी। तो ये हम पहले सोचते थे कि ऐसा होगा कभी? सर ऐसी कोई चीटिंग हो नहीं पाएगी, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होने वाली है, हम लोग बिल्कुल फेयर गेम खेलेंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए ये आपको भी नहीं पता होगा कि मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ। थोड़ा हम गणित से पूछेंगे, थोड़ा आप जीके से पूछेंगे। वो आपने सुना ही होगा, मोहब्बत का सफर लंबा हुआ तो बिल्कुल क्या हुआ? सर बिल्कुल। थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे चल के रिक्शा कर लेंगे, ठीक है? सर आजकल रिक्शे का भी नहीं है, आजकल ई रिक्शे का जमाना है। ई रिक्शे का जमाना है। So are you guys ready for the Knowledge Fight? जी यस मैम। Let's start the Knowledge Fight with the toss. So who is making the toss? सर इज गोइंग फॉर द टॉस सर। ओके। सर नो चीटिंग प्लीज। नहीं टॉस में देखिए चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ठीक है मैं टॉस करता हूँ। टेल्स। टेल्स। टेल। हेड। देखिए मैंने इसमें कोई चीटिंग नहीं की है और मैं टॉस यहाँ जीत चुका हूँ। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना, मैंने पहले ही बोला था कि इट कैन बी ऑफ जस्ट लाइक विराट कोहली। नहीं देखिए पता नहीं मुझे ऐसा मैंने कभी टॉस नहीं हारा। ये पहले बताना था ना, टॉस नहीं हारा, ये पहले बताना था ना। स्टार्ट करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। So let's begin with the first category. The first category will be general knowledge. Okay, so मैडम देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं जो जनरल नॉलेज के सवाल आपसे पूछूंगा वो उन किताबों से पूछूंगा जो बचपन में बस में बिका करती थी, 10 रुपए में जनरल नॉलेज ठीक करें। तो उस किताब का उस टाइम तो मैंने किताब कभी पढ़ी नहीं होगी सर, ये थोड़ी ना होता है। आप सीनियर तो कुछ भी, हम भी उतने पुराने नहीं है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता से वसूला है हमने। सर इट कैन बी हो सकता है। नहीं चलिए मैं आसान से सवाल आपसे पूछता हूँ। और जैसे कि आज संडे है और हम और आप है पक्का? हाँ पक्का, ठीक है। तो आपको बस यही बताना है कि संडे की छुट्टियां कब से शुरू हुई थी। अभी तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में, हमें संडे उतना पता नहीं चलता। नहीं सर संडे पता, हमें यही नहीं पता चलता है कि मंडे कब है, संडे कब है, सैटरडे कब है। बस हमें तो ये दिखता है टाइम है तो क्लास ले लो। बिल्कुल सही बात है। तो संडे की छुट्टियां कब से शुरू हुई हैं? सर वैसे अगर देखा जाए तो बस इतना पता है कि सैटरडे के बाद ही स्टार्ट हुई होगी। लेकिन ठीक है, अब आपने सवाल किया है तो एक बार सोच सकते हैं। ईयर बताना है बस, ईयर।
नहीं सर, ईयर ही बताना है, डे तो ऑलरेडी सेटल्ड है, ईयर ही बताना है। अच्छा, कुछ क्लू, कुछ ऐसा सर? क्लू कहाँ है, इसके ऊपर सवाल मत बना दीजिएगा। नहीं नहीं, क्लू मतलब मुझे तो बस ऐसे दुख सा लगता है उससे पहले कि लोग कैसे होंगे, मतलब उनको संडे भी नहीं मिलता था, तो ऐसे क्लू इसके कुछ है नहीं खास। अच्छा, सेंचुरी बता सकते हैं, लाइक 17, 16, 18, कुछ ऐसा? हाँ, मतलब ऐसे मान लीजिए आपकी 17 से 19 तक, क्योंकि अब 2000 से बोलूँगा तो आपको भी पता है कि ओके 18 सेंचुरी का टाइम है, ये तो ठीक है, फाइन, बट इसमें भी 17 to 19 आपने बोला है ना? फिर भी कुछ थोड़ा सा और हिंट चलेगा? हिंट जैसे आप देखती हैं कि 143 बड़ा फेमस है, हाँ सर, तो इसमें से ही कुछ लिया गया है। इसमें अगर आप एक वर्ड डाल देंगी ना, हाँ। सिर्फ एक डिजिट आप अगर ऐड कर देंगी तो समझ लीजिए आंसर आ जाएगा। और वो जो डिजिट होगी वो ऐसी होगी जो लाइक 143 नहीं भी होनी चाहिए, ऐसा भी होगा? नहीं, अच्छा, वो repetition भी हो 143 सकता है? सेट है, 1 सेट है, 4 सेट है, 3 सेट है। Okay. अब आपको इसके बीच में कुछ डालना है कहीं पे भी, ताकि वो 4 डिजिट बन के लाइक ऐसे हो जाए 1900, समझ जाइए अब आपकी कैसे क्या होने वाला है। अच्छा, एक सिंगल डिजिट इसमें फिट करनी है बस आप। अब तो कैसे कर दीजिए आप, तुक्का लगाना है। हाँ, जय तुक्का माता दी, लगाना रॉक। हाँ। ओके, 7 और 8 में से कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने सेंचुरी मुझे डिफाइन कर दी है। 17 के टाइम पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे गेस वर्क करना ही है, नेगेटिव मार्किंग है, तो सोचना भी पड़ेगा। ऑलरेडी आप +10 पे चल रहे हैं, तो एक थॉट भी दिमाग में आ रहा है कि इसको स्किप करें, लेकिन नहीं। आई विल गो विद 1843। कंफर्म है सर, लॉक कर दीजिए, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना सर? 1843 इज द करेक्ट आंसर, और सही जवाब है 1843। बट मैंने काफी कुछ देखिए बता दिया, मैंने 17, 18, 19 बता दिया। 19 में ऐसे था थोड़ी नहीं, ना होता है सिर्फ सर, 17, 18 था, आपको 7 या 8 फिट करना था। आपने बोला था ना कि 143 जो है वो सेटेड है, ठीक है? बिल्कुल। अब उसमें 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, देखिए ये तो क्लियर था कि 14 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि 17, 18, 19 हो गया था, तो 4-3 तो लास्ट में आना था। यहाँ पे बहुत बड़ा गेम आपके पास सिर्फ 50-50% चांस था, बट कोई नहीं, आप जीतती हैं और आपको मिलते हैं, दे दो 18-19 पॉइंट दे दो इनको जी। ओके, मैम विल टेल कि मैम कितने मार्क्स हुए। नहीं, अभी मार्क्स अभी नहीं, अभी पहले आप हमसे कोई सवाल पूछिए। मैं थोड़ा सा इसको करंट के साथ में रिलेट करके पूछूंगी। अभी यूजुअली क्या हो रहा है, चाइना के बारे में सभी को पता है, तो चाइना क्या कर रहा है ना, उधर के साइड से जो रिवर्स इंडिया में एंट्री ले रही हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पे वो डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक? तो वहाँ पे जब डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो वहाँ पे अर्थक्वेक भी आ रहा है, जैसे अभी आसाम में हुआ था 4.1 और 2 करीबन अर्थक्वेक आया था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वहाँ पर एक ऐसी रिवर है जिसका नाम है सुबनसिरी, उसका दूसरा नाम क्या है? ये वो तो नहीं है ना जिसके बारे में हम, जिसका सुनहरा पानी है? थोड़ा ऑप्शन दीजिए, मतलब हिंट दीजिए। सर, ये बच्चे भी जानते हैं कि हम ऑप्शंस के साथ नहीं खेलते, आप सोचिए। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, उसी के नाम से एक और रिवर भी है जो आपको एमपी में मिलती है। स्वर्ण नदी, गोल्डन रिवर। आई डोंट नो, सोचिए। और कोई है ही नहीं। और सिल्वर भी हो सकती है। नहीं, सिल्वर तो सारी है, सबका पानी व्हाइट होता है, सब सिल्वर है। ब्रॉन्ज हो सकती है? नहीं नहीं, ब्रॉन्ज कोई रिवर नहीं होती, कोई चंबल घाटी की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे। कॉपर भी हो सकती है? नहीं नहीं, गोल्डन रिवर ही करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। गोल्ड या गोल्डन रिवर, इतना तो चलेगा। गोल्डन रिवर, ऐसे थोड़ी गोल्डन गोल्डन क्यों होगा वैसे? कोई गोल्डन कोई कड़े थोड़ी हैं, गोल्ड ही होगा। गोल्ड रिवर कैसे? ये तो इंग्लिश का सवाल हो गया फिर अब, कि रिवर को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगी। गोल्ड रिवर, आई थिंक गोल्ड रिवर। गोल्ड रिवर। श्योर? हाँ 100% लॉक किया जाए? बिल्कुल। आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर बनेगा गोल्ड रिवर। एक्चुअली इंडिया में हमें आए ना आए, बट हमारे उत्तर सही निकल जाते हैं पहले से ही। ये जो तुक्का लगाने वाली ट्रिक है ना, इससे दोनों ने तुक्का लगाया, खैर आपका तुक्का ही था। ओके, सो फर्स्ट वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सवाल एक दूसरे से पूछ लिए हैं। सो कैंसिल आउट है, अभी तक हम जीत रहे हैं +10। So the scores are Abhinay sir at 30 points and Kriti ma'am at 20 points. So the next category is geometry. सो सेकेंड कैटेगरी जो है वो है ज्योमेट्री, और मेरी मैथ्स है बहुत वीक, तो है। आप प्लीज इजी मतलब जैसे आपने ये बात
अभी हम जब से मिले कई बार कहती जैसे मैथ्स वीक है मतलब आपने पढ़ी नहीं, आपके सिलेबस में नहीं थी गणित? सर सिलेबस में थी, लेकिन फिर वही वाली बात है ना, क्लास 10 तक पढ़ी है, 12 तक पढ़ी है। कब तक पढ़ी आपने? सर मैंने क्लास 10 में छोड़ दी थी मैथ्स। छोड़ दी थी आपने? और उससे पहले भी वही उतने नंबर आते थे, 33 नंबर। नहीं, आपने किस चक्कर में छोड़ दी थी? क्या पकड़ने के चक्कर में गणित छोड़ दी थी? मतलब कौन सा सब्जेक्ट लिया था आपने और जो गणित छोड़? नहीं सर, वो मैं समझ रही हूँ आपका सवाल। आई वेंट विद बायो। गृह विज्ञान तो नहीं थे आप पे, होम साइंस जिसमें नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं सवाल थोड़ा सा इजी वाला रखिएगा। ठीक है, मैं बहुत आसान सा ही सवाल आपसे पूछता हूँ जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। सर्किल आपने सुना, नाम सुना है? सर्किल सुना होगा आपने? ये सर्कुलर रोड है, ये बहुत सारी चीजें सर्किल बनाती भी होंगी भाई। हम लोग के जस्ट ऊपर ये यहाँ पे फ्रेम भी सर्किल है। तो अगर आपसे कोई इतना सा सवाल पूछे कि सर्किल क्या है, क्या जवाब आप देंगे? जैसे ऊपर आपने कहा है सर्किल बना हुआ है, तो सर मेरा आंसर भी बिल्कुल वैसे ही वाला होगा, इतना सोचने के बाद में भी कि दिस इज अ सर्कल। सर्कल को ज्योमेट्री के वे में, अब आपने पूछा है सवाल तो कुछ ना कुछ तो हो गई इसमें। सर ये तो वही वाली बात हो गई, व्हाट इज मशीन। व्हाट इज मशीन, हाँ मतलब, लेकिन उतना टेक्निकली आपको नहीं बताना है कि वो फिर मुझे ऐसे बोलना पड़े, कहना क्या चाहते हो। ओके, सर्कल देन डायमीटर, रेडियस, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं इट्स जस्ट लाइक अ कर्व, चलेगा? जस्ट लाइक ए कर्व? क्या कर्व? अगर मैं देखिए मैंने ऐसे खींचा, ये दिस इज कर्व बट दिस इज नॉट द सर्किल। सर फिर वही वाली बात है, फिर इसमें भी मैं बोलूंगी कि सर 2 कर्व बना दीजिए ना, बन गया सर्कल। मतलब आप ये बोले ना कि कंप्लीट कर्व लाइन, ऐसे कुछ बोलिए। हाँ, कर्व लाइन हम कह सकते हैं। कर्व लाइन बोलिए, कंप्लीट कर्व लाइन। मतलब ये डेफिनेशन आप ऐसे कहें कि हम सस्ती डेफिनेशन इसको कह सकते हैं कि अगर किसी को नहीं पता, ग्रिफिन गुड है। हाँ, मतलब बहुत छोटी सी है कि ठीक है कर्व लाइन चलेगा, मतलब क्योंकि सब कुछ लाइन ही है। तो सर मैं बोलती हूँ इसको हमने ग्रिफिन गुड्स में रख दिया है, अब तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मतलब इसमें मैथ्स में देखिए इको भी आ गई। हाँ नहीं, जैसे आप पता है ऐसे बता दे डेफिनेशन, सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस टू a certain point, that certain point is called center and the certain distance is called radius। ऐसे ना फिर मैं आपको तभी कहते थे आप कहना क्या चाहती है, लेकिन कर्व लाइन इट्स ओके, ठीक है भाई, इनको पॉइंट दिए जाएं क्योंकि सर्किल सही बात है, एक वक्र रेखा है, क्योंकि हर कुछ रेखा है, चलेगा। वो आपने ऊपर देख के बता दिया, सब कुछ ऊपर ही है। तो अब आप पूछ लीजिए हमसे भी कोई ऐसा सवाल, मुझे लगता है आप अपने लेवल का सवाल पूछेंगे। सर मेरे पास तो सवाल ही नहीं है गणित में पूछने के लिए। अरे कुछ भी सस्ता सा पूछ लीजिए ऐसे। सर मैं ग्रिफिन गुड से भी अगर कुछ सस्ता वाला होता तो मैं वो पूछ लेती, बट वो भी नहीं है। ओके, ट्रायंगल, ओह रियली वेरी नाइस, आई लाइक इट। आई नो यू लव मैथ्स। ओके, ट्रायंगल में 3 एंगल्स, उनका सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है? अब सर ये मत बोलिएगा, ये तो अपने लेवल का है प्लीज। इट्स टू मच हार्ड क्वेश्चन, कुछ हिंट। इट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी सीसैट एग्जामिनेशन, आप ये कहना चाहते हैं? ये कठिन है थोड़ा सा, मैं इसके लिए चाहूंगा ऑप्शन या फोनो फ्रेंड। अरे मैडम बताइए, सवाल पूछा है आपने सर। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है 180 डिग्री होता है। सर पहली बात तो कोरिया है ही नहीं, इट्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। यस, सवाल गलत। नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट बोथ द कोरियाज। कोरियाज ठीक है, 180 डिग्री सिंपल है मतलब, और इसमें तो मुझे लगता है कि पॉइंट भी 20 में से कोई क्या ही काटेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ पूछा है, ये बताओ प्लीज मैम, इनको 50 प्लस दे दीजिएगा। नाइस, मैं इस सवाल को काफी पसंद करना चाहूंगा और मैं इसका आंसर काफी पसंद करना चाहूंगी क्योंकि सर ने बोला है इट्स बोथ कोरियाज। हाँ, वह सवाल है। बताइए जी कितना हमारा हुआ है हिसाब किताब अभी तक का? So the scores are Abhinay sir at 50 points and Prati ma'am at 40 points. Next category is economics. आपको कुछ नहीं करना है, बस 10 का मैं आपको कैसे एज दिलवाऊं जिससे मेरा 20 आगे हो जाए। सर फिर अगले वाले में हम ये नाउ कैटेगरी इज इकोनॉमिक्स। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं जी, मेरे पास जो सब्जेक्ट्स मुझे नहीं आते लाइक जीके, मैंने सबसे एक सवाल पकड़ा हुआ है, और वो सवाल पकड़ता हूँ मैं, आपको पता है नॉर्मल तो मैं पकड़ता हूँ नहीं, सवाल होता है वो अच्छे लेवल का, क्योंकि मुझे पता है शादी ब्याह में जाना है, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, उनको पकड़ के एक सवाल पूछना है। तो सर आप शादी ब्याह में बच्चों को रुलाने जाते हैं? नहीं, एक सवाल कि खाना खाने जाते हैं? आज आप बता दीजिए। देखिए कि शादी में आप खाना खाने जाते हैं सवाल पूछने? नहीं, मैं तो ये है कि जब तक ऐसे 1-2 सवाल ना पूछ लूं, बच्चा ऐसे मुंह ना बना दे, जबकि ये चीज हमें भी पसंद नहीं है।
मैं सर सिर्फ लेकिन चुपचाप लग भी तो ऐसे पूछता ही हूँ। रहा है कि आपको सबसे ज्यादा यही पसंद है। नहीं नहीं, अरे मैं कितनी 5-6 शादियों में टोटल गया हूँ। हमसे जरूर ऐसे पूछेंगे, एक फूफा जी आया करते थे पता है, काला कोट पहन के, गर्मी हो जाड़े हो उनको कोट काला ही पहनना था। आते किसी बच्चे को पकड़ ले, इधर आपसे पूछेंगे गणित अच्छी है तेरी, क्या अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश का सवाल पूछ लिया, और फिर भाई साहब वो सवाल पूछने का ये तो पक्का होता था उत्तर बताओ या सही है गलत, उनको गलत ही लगता था, और वो फिर पापा को बुला के पैसे खराब कर रहा लड़का, पापा उधर घर जाके मम्मी इसके ट्यूशन के भी पैसे खराब, इसे कुछ नहीं आता। मतलब लोग क्या है कि एक सवाल से ये पता कर लेते हैं कि आपको कितना आता है नहीं आता। आजकल का वैसे जमाना भी वैसा ही है जी। दो लोग भी आपस में सिर्फ एक ही बात से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी आपके साथ है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर एक दो चीजें इधर से उधर हो जाती हैं कोई फर्क तो नहीं हमें पड़ता। इग्नोर हो करना सकता है चाहिए। उन फूफा जी ने एल्बिडो का कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, इसलिए वो हमेशा काला वाला कोट पहनते होंगे। ये भी कॉन्सेप्ट है सर। हाँ, अब ये मुझे भी हो पहले सकता पता है। होता तो मैं उनका कोट उतार के कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था आपको। उनकी कमर पे। ओके सो सर सवाल। हाँ, सवाल है कैटेगरीज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से तो हमारा ग्रिफिन वुड्स हो चुका खत्म। देखो हमारा एक ही सवाल है जो हम दुनिया से करते आए, दुनिया जानती भी है कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ नहीं व्हाट द डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एग्जांपल। ये इकोनॉमिक सर, डेवलपमेंट आप- और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आप है? कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम चाइना और यूएसए को कंपेयर करें? हाँ, मतलब ये मुझे भी देखो उतना ज्यादा नहीं पता है एग्जांपल, ये नहीं सिर्फ होता है डेफिनेशन सर। चाहिए। सवाल के ऊपर सवाल आ सकता है। ओके पहली चीज़ तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपने उठाया है इकोनॉमिक्स की किताब के चैप्टर नंबर 2 से, नेशनल इनकम से, और वहाँ पे सबसे पहले ये डिफाइंड होता है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसके ऊपर जो वहाँ पे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उसे हम ग्रोथ बोलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर सपोज करिए हम इंडिया और यूएसए की बात करें तो इंडिया को हमेशा डेवलपिंग कंट्री कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया को सब्सिडी वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। बट यूएसए ने भी कुछ टाइम पहले बोला था कि इंडिया जो है इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, इसलिए इंडिया को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। तो जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। जी, तो मुझे लग रहा है कुछ सही नहीं लग रही मुझे डेफिनेशन। यही डेफिनेशन है सर। आपने क्या आप बताया? किसी भी रुक किताब जाइए, को रुक पढ़ जाइए। लीजिए। देखिए किताब से हम पढ़े हैं। ना आपने ना ना, क्या मैंने बोला? तो देखिए एग्जाम्पल के साथ बताया। अरे आपने लास्ट वाली बात क्या बोली? अच्छा, थोड़ा मुझे मैं फिर बताइए। से रिपीट करती हूँ। नहीं, लास्ट वाली सिर्फ कि जब तक डेवलपिंग, हाँ, जब तक डेवलपमेंट किसी भी चीज का या किसी भी कंट्री का नहीं होगा टिल देन ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ का मतलब है जो चीजें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं मेरी बात उसके सुनिए। ऊपर वहां पे अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो क्या है? वो ग्रोथ है। वो ग्रोथ है। जी हाँ। मैडम हमें तो कुछ और पढ़ाया गया है इसका मतलब। अच्छा बताइए अब आपने क्या पढ़ा है? अब मुझे आप बताइएगा क्योंकि नहीं, मेरी भी नहीं। हो सकता है नॉलेज नहीं कम हो। सर, नहीं, मैं आपको आंसर बताता तो हूँ। यही है। आंसर यही है। आंसर तो यही देखिए है। मुझे मेरे हिसाब से आपका आंसर गलत है बेसिकली, बट आप कुछ इकोनॉमिक्स में ज्यादा आता है, आप मुझे थोड़ा करेक्ट करिएगा, मैं डेफिनेशन जी, बताता हूँ। बताइए। हमने जो पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है। ठीक है। यानी कि जैसे लाइक दिल्ली में हाँ। अभी स्कूल्स हैं, हाँ। बट और स्कूल्स बन जाएं इट्स ग्रोथ। लेकिन कई गांव ऐसे हैं दिल्ली से लगे हुए जहां पे एक भी स्कूल नहीं है और वहां पे स्कूल का ना बनना, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब कहा जाएगा जब ग्रोथ इक्वली होगी। लाइक अंबानी की इनकम बहुत बढ़ रही है, बट जो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में उनकी इनकम घट रही है, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है भारत की क्योंकि टोटल इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, यानी पर कैपिटल इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। सर अब मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी। आपका सबसे पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, बट अभी जब आपने बोला कि वहां पे स्कूल थे और स्कूल और बन गए, तो स्कूल थे तो डेवलपमेंट तो वहीं हुआ ना। स्कूल और बन गए तभी तो ग्रोथ हुई। नहीं, मैंने उस जगह की बात नहीं की, मैंने बोला भारत की। अगर दिल्ली में ऑलरेडी स्कूल है, बहुत स्कूल बने, तो इससे भारत का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, दिस इज भारत की ग्रोथ हो रही है। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रही हूँ, मैंने भी तो यही बात बोली। अच्छा, मैंने भी तो यही बात बोली। आप उस पॉइंट को समझिए ना, स्कूल बना हुआ था वहां पे और स्कूल बन गए, तो दैट इज अ ग्रोथ। जी अच्छा, ग्रोथ ऑफ इंडिया। हाँ, अच्छा आपने ये बोला कि डेवलपिंग। मुझे सर बस ठीक है, हो गया। मुझे लगता है कि आप सही हैं। कुल मिला के जी इनको पूरा मार्क्स दिया जाए। अच्छा इसी पे मेरा एक और सवाल, हाँ, लेकिन ये अभी कैटेगरी में काउंट नहीं होगा, ये मेरा सवाल नहीं है, बस आपके क्वेश्चन के ऊपर मेरा सवाल है। अच्छा। आपने अंबानी जी का नाम लिया था, तो मैंने सोचा यहीं पे आपसे एक छोटू सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आजकल वैसे एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? ये अंबानी में से एम हटा के डी लगा दीजिए, अडानी।
बस यही जानना था मुझे। अरे इन्हीं का तो हम हिसाब किताब रखते हैं, हमें भी तो देखना है लिस्ट में कब हमारा नाम भी आएगा, इधर उधर नहीं आएगा, ऐसे ही चले तो जाएंगे। भाई साइड में थोड़ा सा हमारे बारे में सोच लीजिएगा। नहीं, ऐसे ही नहीं जाएंगे। आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा और मैं सही बता रहा हूँ आपको, मुझे एक यही सवाल है जो पता है आपका, वरना आप हाल फिलहाल कोई सवाल मुझसे पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊंगा। और आपको ये बात मालूम थी, आपने जानबूझ के मेरी बेइज्जती प्लान करने के लिए सवाल पूछा जिसमें आप असफल रहे। नो सर, ये पैसे वैसे वाली बातें आपको पता होंगी। वेल, अब मुझे सवाल पूछना है इको से। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महंगाई एंड ऑल, ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चों को काफ़ी परेशान करती है कि किसको कौन रेगुलेट करता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम इन्फ्लेशन को डिफाइन करते हैं तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? इन्फ्लेशन, जी हाँ देखिए, हमें तो अब तक यही पता था बहुत पहले तक कि इन्फ्लेशन और महंगाई एक ही होती है, फिर थोड़ा बहुत किसी ने बताया एक। अगर गलती से किसी बच्चे से पूछ लो कि इन्फ्लेशन की हिंदी क्या होती है तो वो यही कहता है महंगाई। महंगाई, वैसे हिंदी क्या होती है? जी आप बताइए, मेरा सवाल है आपसे, आप डिफाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब आपने पूछा इन्फ्लेशन, नहीं मतलब इन्फ्लेशन तो महंगाई क्या है कि एक बहुत आम टर्म है कि भाई टमाटर, लेकिन इन्फ्लेशन क्या है, एक इकोनॉमिक टर्म है। हाँ ठीक है, तो इन्फ्लेशन का बताते हैं, हमने ये सुना है कि इसका महंगाई से उतना ताल्लुकात नहीं है, इसके बढ़ने से महंगाई बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, उसमें कुछ मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ा तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन का शायद ये रिसेशन वगैरह इन सबसे मतलब होता है, तो इसको गवर्नमेंट की बॉडी करेगी रेगुलेट, जैसे लाइक आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करेगी इसको, आरबीआई रेगुलेट करेगा, राइट? हाँ अच्छा, तो पॉइंट्स दे दिए जाए फिर? हाँ बिल्कुल सही है अगर जवाब तो। ठीक है सर, मान लेते हैं। आप आसान सा सवाल पूछ रही, वरना हमें आता क्या है? हमने वो सर, एस एन लाल फिर सुना होगा, आपने एस एन लाल की हाँ। आपने नहीं पढ़ी हुई किताब, वो हिंदी मीडियम की है, पढ़ी एस एन लाल? रमेश सिंह और ये दोनों ही देखिए। अच्छा हाँ, एस एन लाल मुझे अच्छी लगती है हिंदी मीडियम से, उसमें रमेश सिंह की बस वो इतना देख के, ओ माय गॉड इतना पढ़ना है, उतने में ही हालत खराब हो जाती है। ओके, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, जब इन्फ्लेशन की बात होती है तो हियर कम्स दी आरबीआई, बिल्कुल सही है। So the scores are Abhinay sir at 70 points and Kriti ma'am at 60 points. So the मैम दोबारा से यहाँ पे हम लोग को टॉस कराना पड़ेगा। टॉस 2-3 करा लो ताकि हमारा जो इनका गैप है वो 30 का हो जाए, 2 टॉस और जीतने के बाद। ओके मैम, नेक्स्ट कैटेगरी प्लीज। So the next category is polity. पॉलिटी, देखो आपको पहले ही हमने बताया हमारे पास एक सवाल रहेगा जिसको कोई नहीं बता पाएगा। फूफा जी सवाल कम से ओके बताइए। तो सवाल बड़ा सिंपल है, हमारे सवाल यूट्यूब पे बच्चों को बताइए वही होंगे कि जी एफडीआई किस सूची का विषय है, एफडीआई बिलोंग्स टू विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अभी वैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी था 26 नियर अबाउट ऑफ द नवंबर, तो 3 लिस्ट होती। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि पेपर में क्या पूछते हैं, पेपर में कोई भी आजकल टॉपिक उठा के पूछ लिया जाता है। तो अगर हम एफडीआई की बात करें तो इसके फुल फॉर्म को देखते हुए मैक्सिमम स्टूडेंट यही बोलेगा कि इट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट का भी रोल होता है और सेंटर का भी रोल होता है। तो यूजुअली आप देखेंगे तो इसको रखना तो कंकरेंट में ही चाहिए, बट आप तो अमेंडमेंट की बात कर रही हैं संविधान में, ऐसे तो बट सर क्या करें, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा ना, भूल गए आप, प्रीएम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड। तो बस अब उसी के हिसाब से हमें स्टेट के साथ में जाना पड़ेगा। बट यूजुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट अपने लेवल पर एफडीआईज को इनवाइट करता है और सेंटर अपने लेवल पर एफडीआईज को इनवाइट करता है। तो इट कैन बी पुटेड इन कंकरेंट में हो सकता है, बट ये स्टेट का ही पार्ट होता है। स्टेट का, अच्छा अगर ये स्टेट का पार्ट होता है तो जब भी एफडीआई पे बात होती है, आपने कई बार देखा होगा पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है तो कई सारे सीएम वॉकआउट कर जाते हैं कि नहीं? यूपी के अंदर ऐसा 2 बार हो चुका है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। एक एग्रीमेंट हुआ था नीदरलैंड के साथ में, एक हुआ था जर्मनी के साथ, और दोनों में वहाँ पे पंगेबाजी हो गई थी। और फिर तो पता ही है, तो मतलब ऐसा क्यों होता है फिर जब उनका तो उनका विषय है, स्टेट का विषय है, उनको ऐसा मतलब क्यों फिर लागू तो स्टेट को ही करना है ना? नहीं सर देखिए, लागू तो स्टेट को ही करना है, लेकिन ऑपोजिशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो बोलेंगे हमें ये पर्टिकुलर एरिया चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कोई रेलवे लाइन है, अब उसके लिए बोला जाएगा कि भाई वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर रेलवे लाइन हम बिछाएंगे और वहाँ पे लोगों को मुआवजा दे देंगे, कंपनसेशन मिल जाएगा। बट हर एक कैटेगरी के साथ में अगर आप देखें तो अपोजिशन भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि भाई आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा।
मुझे भी इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं है कुल मिला के। मुझे ऐसा चाहिए, लगता थोड़ी ना होता है। नहीं, मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है कि शायद इसमें रूल सेंट्रल बना देगा, लागू करना स्टेट के ऊपर है, तो शायद उनको रूल में प्रॉब्लम हो जाती होगी। सर देखिए, होता ये है कि जब हम जैसे थोड़ा सा और अगर पॉलिटी में चले जाएं, अरे नहीं मैडम, बस ऊपर ऊपर से ही बात करेंगे, हम उतना जाएंगे, हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, फिर ज्यादा नीचे ऊपर ही चलेंगे। सवाल पार्ट 2। तो यहाँ पर होता क्या है, हमेशा आप देखेंगे तो एक आर्टिकल का यूज किया जाता है जिसमें बोला जाता है कि अगर सेंटर रूल बनाएगा तो वो मैंडेटरी है, वो जो स्टेट होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में वहाँ पे पंगे हो जाते हैं बस। ठीक है, ओके। अब नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। क्या पूछें सर आपसे? आप मुझसे सिंपल सा पूछ लीजिए, पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या अंतर है, ऐसा कुछ सवाल। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे मुझे ना ऐसे सवालों के जवाब लंबे से बता दो, अपने आप चूज कर लो कौन सा है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, टफ वाला पूछूं या इजी वाला पूछूं? इजी सा पूछ लो कुछ, क्योंकि इजी सा। +10 चलने दो बस। ऐसे नहीं होगा, अब फिर आप बोलेंगे कि पूछ लो कि एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, है ना? चलिए, अच्छा आपसे पूछते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन डे अभी था, तो बस ये बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था तो फ्रेम होने के बाद यानी कि इनैक्ट कब हुआ है, बस ये बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी फ्रेमिंग कब कंप्लीट हुई है? लागू नहीं पूछा है मैंने इनैक्टमेंट पूछा है। 1935। मुझे क्या पता, आप कंफर्म होके बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड। अच्छा, मतलब बन के कब शुरुआत तो हुई थी? अच्छा, बन के तैयार कब हुआ? अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो टाइम पीरियड लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो ये टाइम पीरियड पूरा कब हुआ था? एक डेट है ना, जिस डेट के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं, बस ईयर बताना है। 1952। मुझे क्या पता, आप डिसाइड कर लो पहले। आप बोलो कि हाँ लॉक किया जाए। हाँ लॉक, और क्या, ये 35 से शुरुआत हुई कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसमें भी गणित लगा दिया आपने कि 35 से शुरू हुआ, उसके बाद में हाँ वो चलता रहा। अच्छा, फिर से अच्छा अगर मैं ये बोल दूं 26 जनवरी 1950 तो गलत हो जाएगा? 1950। हाँ 26 जनवरी 1950 कहना चाह रही हो आप? हाँ तो सही है, और क्या। ऐसे थोड़ी ना होता है, सही है और क्या। अब क्या? अच्छा चलिए ऑप्शन देते हैं। हाँ चलेगा? ठीक है। 1947, गलत है। 1948, गलत है। 1949, 1950। 1950, 1950, 26 जनवरी। तो सर फाइनल है ये आपका डिसीजन, लॉक किया जाए? 1950। जी, एक बार फिर सोच लीजिए। हो सकता है कि वो चमकीला वाला इधर उधर कहीं खिसक गया हो, किसी और पॉइंट पे जाके मार्क कर दिया हो। ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि पता 1950 तो आपने मुझे खुद ही बता दिया, और सही उत्तर होता तो आप कभी बताती नहीं। आप मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। 1947, 48, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब इसमें भी आप मैथ्स लगाएंगे? मुझे लगानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, दिस इज चीटिंग। आप पता है इसमें 49 कर लो, इससे 49 कर लो। डेट तो नहीं बतानी ना। हाँ डेट 49 कर लो इसमें, और 49 तो अब गलत होगा तो ठीक है, आप +10 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अफसोस नहीं रहेगा। हम 49 के साथ जाना चाहेंगे। 1949, 1949। अच्छा ठीक है, आप +10 अपने पास रखिए। आपका ये सवाल का जवाब जो था बिल्कुल सही है। यार आप बहुत गुमराह करने की कोशिश करती हैं, मेरा दिल दहल जाता है। मुझे तो लगा आप कितनी भली हैं, आपने उत्तर मुझे पहले ही बता दिया, मैं इसीलिए 50 के साथ चला गया। और मुझे तो किताब में भी अभी भी 50 दिख रहा है, अब मुझे 49 दिख रहा है। जूनियर होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ओके, सो सर का आंसर बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट्स द स्कोर नाउ? So the scores are Abhinay sir at 90 points and Kriti ma'am at 80 points. Next category is ratio and proportion. फिर आ गया। चलिए मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछूं। अब तो मैंने कसम खा ली कि मैं आपसे कठिन सवाल पूछूंगा ही नहीं, यानी आप गलत होने की संभावना मेरी हो सकती है, आपकी नहीं। तो मैं आपसे बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूं। टेल मी द रेशियो ऑफ 5 इंजीनियर एंड 10 डॉग्स। 12 इंजीनियर और 10 कुत्तों का अनुपात क्या होगा? सर ऐसे थोड़ी ना होता है। आप इंजीनियर नहीं है ना? नहीं ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर इंजीनियर होते तो मैथ्स टफ थोड़ी ना होती। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, कई इंजीनियर्स भी गणित पढ़ते नहीं है। हाँ थोड़ा हिंट कुछ, मतलब इसमें भी हिंट बताओ। 10 इंजीनियर अनुपात 12 इंजीनियर अनुपात 10 कुत्ते। ऐसे थोड़ी ना होता है। इतना आसान थोड़ी ना पूछा होगा। बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बता देंगे। मुझे आपके क्षमता पे पूरा भरोसा है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज अ कंपैरिजन। तो बहुत सही जा रही हैं। कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी वो भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 10 kg मैंगो है
और अगर मैं उसको शेक के साथ में कंपेयर करूं तो शेक लीटर्स में हो जाएगा, तो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पक्का ना? बिल्कुल। तो बस कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। भाई कमाल कर दिया, मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि आप ये बता पाएंगे, क्योंकि कुत्ते और इंजीनियर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब रेशियो नहीं निकलेगा कुल मिला के। और देखो सामने बैठे हुए बंदी ने बोला 5-4, लेकिन आप फिर भी अडिग रही कि मतलब 5-4 या 6-4 नहीं हो सकता था। भाई मानना पड़ेगा, मतलब आपको गणित की गहरी नॉलेज है, भले आपको गणित नहीं आती बट यू हैव द डीप नॉलेज ऑफ सर इतना मत कहिए, वरना क्या पता कल से मैथ्स पढ़ानी पड़े। नहीं, रेशियो बताओ, आपने बता दिया कि मतलब रेशियो कंपैरिजन का खेल है, बिल्कुल सही है। जिसको ये पता है कि रेशियो इज द कंपैरिजन, और कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होगा। जैसे आपने कहा कि सेब और सेक का नहीं हो सकता कि भाई वो लीटर में, ऐसे इंजीनियर और कुत्ते का नहीं हो सकता। मतलब रेशियो A by B is called ratio if A and B are of same type of things, यानी सेम काइंड ऑफ थिंग्स में ही रेशियो निकल सकता है, बट इंजीनियर्स एंड डॉग्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप्स। वैसे होते होंगे लेकिन वैसे नहीं। अच्छा सर, देखिए मुझे मैथ्स में इतना कुछ नहीं पता, तो मेरा सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन को अगर हम बेस्ट मेथड अगर देखें कैलकुलेट करने का, तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? मेरा बस इतना सा सवाल है आपसे। रेशियो प्रोपोर्शन का बेस्ट मेथड, हाँ, जो रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर जबरदस्त मेथड है जिसको हम कहते और हैं जो सबसे इजीएस्ट वे हो। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बेस्ट मेथड। ये सवाल काउंट हो रहा है? हाँ सर, ये काउंटेबल। हाँ, तो ये तो मुझे ये आंसर बताना, मैं आपको बता दूंगा ये बेस्ट, आपको तो खुद नहीं पता। सर ये नहीं होता है, दिस इज चीटिंग। अरे आपने मुझे बेस्ट मेथड, हम लोगों ने खुद के अपने मेथड बताए, उन्हीं को बेस्ट बताएंगे। नहीं सर, फिर भी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड रेशियो के सवालों को बहुत आसान बना देता है, हलवा बना देता है, बेस्ट मेथड। ओके ठीक है, तो अब यहाँ बताओ मैडम, पे क्वेश्चन ही नहीं बना रेशियो प्रोपोर्शन में, हमसे ही क्वेश्चन, हमसे ही आंसर पूछ लिया। सर अब वही वाली बात है, अब आपके सामने कहाँ से हम मैथ्स के क्वेश्चन लेके आएंगे? कोई नहीं, मैंने भी आपसे आसान पूछा था बट उतना भी आसान नहीं था। आपका अप्रिशिएशन बनता है इस वाले सवाल में। थैंक यू सर। तो +10 इधर हुआ, एक्स्ट्रा वाला। वो अभी हम मार्क्स की बात बाद में कर लेंगे, कागजी चीजों को कागज पे रहने देते हैं। ओके, सो व्हाट्स द स्कोर नाउ? So the scores are Abhinay sir at 110 points and Krati ma'am at 100 points. So next category is Indian history. तो भारतीय इतिहास से हमें सवाल पूछना है। ऐतिहासिक ही पूछिएगा। नहीं, मैं बहुत ही प्यारा सवाल पूछूंगा और दर्शकों को भी मजा आ जाएगा और आपकी जीत निश्चित है। बस हम समझ गए। सवाल रहने दीजिए आप। अरे नहीं, आप बताइए कि भारत को आजादी कब मिली? सिंपल सा सवाल है। मुझे आंसर ही नहीं करना। अच्छा, थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, ठीक है? नहीं, हाँ मतलब भारत को बस इतना बताइए कि हमारे जो सर आंसर वो वाला बताना फ्रीडम है। फाइटर्स थे। सर आंसर वो वाला बताना है जो एक्चुअल वाला है, या वो वाला बताना है जो यूपी के एम्बेसडर ने बताया है? कौन सा वाला आंसर नहीं, बताना अरे है? देखिए, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। पक्का ना? हाँ, ये ऐसे नहीं, आपको जो जेन्युइन है वही आंसर बताना है, जो सर्वथा सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। ये सत्य कोई मिटा नहीं सकता। एग्जैक्टली सर। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप आज़ादी की बात कर रहे हैं तो इट्स सिंपली 15 अगस्त 1947। लेकिन एक सवाल जो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता और जिसका जवाब मुझे हर दिन सोते जागते बता। फूफा जी पार्ट 3? नहीं, यही 1947। Oh my God. 15 अगस्त 1947। आपको पता है कि मैं इतना गंदा गाता था, अभी मैं गंदा बहुत गाता हूँ, बट इससे भी ज्यादा गंदा मैं अपने स्कूल डेज में गाया करता था। मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ हुआ है। पहले मेरी आवाज ही ऐसे थी, आती नहीं थी बाहर, तो पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, ठीक हो गई। तब भी मैं 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे गाना जरूर गाता था। हाँ, कितना भी अर्जेंट कहीं आना जाना हुआ, बट मैंने कभी मिस नहीं किया। उस बूंदी के लालच में हमेशा मेरा एक गाना होता था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत बस वहाँ बस है, और एक वो कर चले हम फिदा जानो तन साथी। और जब भी किसी को इंडिया के बारे में ज्ञान देना होता है तो हम लोग यही वाली स्टेटमेंट और यही वाली लाइन यूज करते हैं। वही सीडी भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो लाइक सिंपल डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कितना कितना मजा आता था। आप कभी बचपन में जब आपके 15 अगस्त स्कूल, आप तो अच्छे स्कूलों में पढ़ी होंगी, क्या मिलता था आपके? अच्छे स्कूलों से क्या मतलब आपको क्या कुछ मिलता था ना खाने हाँ के लिए? सर, हम लोग को मिलता था पार्ले जी 2 रुपए वाला। नहीं, हम लोग को मिलता था एक समोसा और बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू। और कभी कभी ऐसा होता था कि 2 टॉफी वगैरह भी मिल जाती थी। आप थोड़ी नई है, हमारे टाइम पे सिर्फ बूंदी मिलती थी, मतलब कि लड्डू बिखरा हुआ मिलता था, आप समेट लो, ठीक है? और वो भी लाइन में लगा के मिलता था। जो स्कूल के वो होते थे भैया जो घंटी बजाते थे, वो दिया करते थे। और वो बूंदी का एक टेस्ट, मतलब मुझे लगता है आज भी बहुत याद आता है, बहुत मिसिंग है
कितना अच्छा लगता था उस दिन। जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते थे उनको कॉपी पेन भी मिलता था, हम भी देखते हाँ, थे। काफी सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते थे स्कूल लेवल पर, हम लोग के भी होते थे, लाइक राइटिंग कॉम्पिटिशन या कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ कम बैक टू द पॉइंट। तो अब सवाल मुझे आपसे करना है। चलिए ठीक है, एक स्टेटमेंट है, गांधी में डाई बट नॉट दी गांधीज़म। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था और किस टाइम पे ये स्टेटमेंट बोला गया था। कुछ हिस्टोरिक है और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक है। थोड़ा हिंदी बताइए जरा इसकी। सर कोई हिंदी ना, ऐसे ही पता चल जाएगा, ऐसे थोड़ी ना, चीटिंग नहीं करेंगे सर। गांधी में डाई मतलब गांधी मर जाएंगे, अभी मरे नहीं है। ना और गलत हो गया, और मैं नहीं बता गांधी रही। मर जाए, मे डाई का मतलब होता है कि जैसे मे गॉड ब्लेस यू, आपको आशीर्वाद मर लग जाए। सकते हैं, हाँ, आप बेटर है। गांधी मर सकते हैं बट गांधीजम नहीं मरेगा। हाँ, तो गांधी जी गांधीवाद। बोलेंगे, सिंपल है ये बात अपने बारे में। जैसे नहीं होता घर में बड़े ताऊ, ये ताऊ मर सकता है बट ताऊ का जलवा कभी नहीं मरेगा। तो सिंपल सी आप ये कहती ना कि गांधी मर गए बट गांधीजम नहीं मरा, तो मुझे शायद इसका आंसर पूरा कहाँ हुआ? अभी तो आपने आधे आंसर किया। सवाल मेरा इसके आगे भी है कि ये बताइए कि जब ये बोला गया तो इसमें हिस्टोरिक क्या है, वो भी तो बताना है। अच्छा, हिस्टोरिक क्या है इसमें? ये हाँ। सवाल आपने एक सवाल में 2 सवाल पूछ लिए थे पॉइंट में। देखिए नहीं 2 सवाल नहीं है सर, ये 2 सवाल मैंने नहीं आपसे हिंदी के लिए क्यों कहा, बहुत सी चीजें ना हिंदी में हो जाती हैं। है। लेकिन अगर मैं वो हिंदी में आपको बता देती आपको पता चल जाता। हाँ पता कि ऐसा मतलब थोड़ी ना गांधी होता है। मर सकता है बट गांधीजम नहीं। सर प्लस ये तो खुद 10 आदमी प्लस अपने आप ही 10 कहेगा। प्लस 10। महात्मा गांधी ने कहा, आपने ये पूछा। अब आप कह रहे हैं इससे हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो हिस्ट्री तो गांधी जी से जुड़ी हुई है, हिस्ट्री बनाई गांधी जी ने। सोच लीजिए, फिर से सोच लीजिए। मतलब ये किस बात पे हुआ था ऐसा? अरे देखिए कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, भगत सिंह, राजगुरु, कुछ पंगे हुए होंगे। मतलब थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसे पूछना चाह रही हैं कि इससे कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा हिंट दीजिए। आपने यहाँ तक बता लिया, इट्स वेल एंड गुड, तो इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। बट ये जो स्टेटमेंट कहा गया था 1931 में कहा गया था। वैसे गांधी जी ने ही कहा था ना? जी हाँ, गांधी ये जी तो ने आपने मतलब स्टेटमेंट ऐसे कहा वो था। मैंने जो ताऊ से कंपैरिजन करा है वो सही है मेरा ना, आपने ऐसा बिल्कुल सवाल नहीं बिल्कुल पूछा। बिल्कुल। हम लोग अगला वाला जो ट्रिप होगा, अगला वाला जो ये पूरा हम लोग फाइट रहेगा वो हरियाणा में रखेंगे। ठीक है। ओके, बट ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट आया था, ये जब भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही थी उस टाइम पर ये बात कही गई थी। तो इसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट वाली कैटेगरी। अच्छा, मतलब थोड़ा मुझे भी बता दीजिए कि भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तब ये गांधी जी ने कहा था? जी हाँ, एक्चुअली ऐसी डिमांड करी गई थी कि उस टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पे लोगों ने ये डिमांड करी थी कि महात्मा गांधी जी जब जा रहे हैं तो ये डिमांड करें कि उनकी फांसी की जो सज़ा है उसको वापस ले लिया जाए। तो सब लोग चाहते थे कि भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा ना हो, बट उन्होंने बोला कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो फिर रह जाएंगी। तो कई बार ये कंट्रोवर्सी भी होती है कि वहाँ पे गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी को बचा भी सकते थे, ये एक कंट्रोवर्सी भी बन जाती है। नहीं, देखिए गांधी जी जिस हिसाब से आप जानती हैं कि वो अहिंसावादी थे, तो वो किसी को मरते हुए ना बचाएं, ऐसा मेरे मानने से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। नहीं, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और वहाँ पे वो कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाता है। खैर यहाँ पे ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है जी, हमारे लिए वो महान थे, महान हैं, रहेंगे, सुबह शाम उन्हीं के नोटों का सहारा है जी। आगे बढ़िए जी। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी प्लीज। So the scores are Abhinay sir at 130 points and Kriti ma'am at 120 points. Next category is current affairs. पूछूं? करंट अफेयर्स। मैं मैडम ऐसा सवाल करंट अफेयर पे पूछ सकता हूँ? अच्छा, आपको एक वो पता है, अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, अभी आई हैं कुछ दिन पहले, हमें तो मेल अभी मिला है कि जो भी टीचर्स करंट अफेयर पढ़ाते हैं, न्यूज़ पब्लिश करते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इन्फॉर्मेशन में अपना डिटेल्स देना होगा। नहीं तो अभी आपको नहीं पता चला है? नहीं तो देना होगा, बी रेडी फॉर दिस। आजकल कोई भी करंट अफेयर में कुछ भी पढ़ा दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं सवाल आपसे सिंपल पूछता हूँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं करंट अफेयर देखता नहीं हूँ, करंट अफेयर पढ़ता नहीं हूँ, मुझे कोई लेना देना करंट अफेयर से है नहीं। मुझे यही पता है कि पद्मश्री अवार्ड एस.सी. वर्मा साहब को दिया गया है। ये मैं पूछना नहीं चाहता था आपसे, क्योंकि मैं पूछता तो आप कोई जवाब दूसरा दे देती, क्योंकि पद्मश्री से एक ही को मतलब है, ये मैं पूछूंगा नहीं। मैं आपसे सवाल एक बहुत प्यारा सा पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा, कि हम सब भारतीय जिस देश को अफगानिस्तान से हराने में लगे हुए थे, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं जो अभी हुआ T20, अच्छा, वो टीम फाइनली सेमीफाइनल तक का सफर तय करके गई, वो कौन सी टीम थी? तो दैट्स टीम इज पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। उसके बाद में आगे चल के और मैचेस हुए और उसके बाद राशिद खान ने भी एक अपना काफ़ी अच्छा अचीवमेंट
400 विकेट्स का वो भी पूरा किया था। तो आप राशिद सवाल खान, से भटक गई। सवाल आपने सुना क्या था? जी हाँ, और पहले आप कह रही हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ थे, तो अफगानिस्तान ने तो हमारा कुछ बुरा किया ही नहीं, हम तो फिर भी साथ ही खड़े थे उसके, वो तो खुद हमसे हारा। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वो कौन सी टीम थी हाँ जिसके अफगानिस्तान से हार जाने के बाद हमें सेमीफाइनल में जाना था। ओके, और हमें वो- सेमीफाइनल में हाँ, जाना था। लेकिन वो टीम खुद फाइनल तक गई। ओके, दैट्स न्यूजीलैंड। आप ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हो, उसके ऊपर व्हाइट कलर का लोगो लगाए, तो इट्स ऑब्वियसली इट्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। Okay. देखिए बताइए, वही ना आपने देखा, हम चाह रहे थे कि अफगानिस्तान उसको हरा दे। लेकिन राशिद खान ने धोखा किया हमारे साथ, ऐसा किया? नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं, वो वैसे करेगा नहीं ऐसा, गलती से हो गया होगा उससे। गलती से। हाँ चलिए, तो इसी के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछ लूं विद द सेम टॉपिक। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप पक्का? से पूछिए जी। हमने बड़ा क्रिकेट सिखाई है लोगों को, हमारे स्टूडेंट रहे क्रिकेट अच्छा में। बताइए जो कभी कि 2031 में जो मैचेस हैं वो कहाँ होंगे? अच्छा ठीक है, ये सवाल, वर्ल्ड कप के 2031 में लेकिन ये वर्ल्ड कप? काउंटेबल नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही पूछा है। अच्छा नहीं, ऐसे ही मत पूछो, ऐसे सवाल नहीं बताएंगे जी हम, हमें कुछ मिलना चाहिए। आप प्रॉपर इसका मतलब आपको आंसर ही नहीं पता है। ओके, माय क्वेश्चन, मेरा सवाल ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ था किस डेट को हुआ था? वो भी करवा चौथ को हुआ था, करवा चौथ था उस दिन। अच्छा पक्का? हाँ अच्छा, डेट ऐसे थोड़ी ना होता है। करवा चौथ तो नवंबर में हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। करवा चौथ का तारीख कितना था? अच्छा, आपको बेटर पता होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बेटर पता होना चाहिए था, व्रत आपने रखना है, मुझे क्यों पता होना चाहिए? नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ ना कि वर्ल्ड कप का शायद पहला ही मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच था। वर्ल्ड कप का पहला ही मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच था। एंड और ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इंडिया हारी हो। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। हाँ, पहली बार ऐसा था इंडिया हारी हो, बिल्कुल। हाँ 15 अक्टूबर को था। थोड़ा चलिए डेट आप मुझे ऑप्शन दे दीजिए। मैं नहीं दे रही ऑप्शन, एक अरे बार अभी दे ऑप्शन दिया था। अच्छा चलिए ऑप्शन देते हैं। 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। कितने दे दिए आपने? कितने कितने? 4 ऑप्शन दिए ना मैंने आपको, 21 से लेके 24 तक। 21 से लेके 24 तक। आप एक तो ऑप्शन इतने करीब रखती हैं ना, आदमी गैस भी ना मारे। एक तो नवंबर में रख देती तो मैं। चलिए अच्छा, 31 ऑफ दिसंबर अभी चलेगा? 21, 22, 23, 24 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। श्योर? श्योर। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है और इसके पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन ये +10 इधर कब आएगा? आपने 15 नहीं लिया ऑप्शन में, मैं तो 15। नो। ओके, व्हाट्स द स्कोर? So the scores are Abhinay sir at 150 points and Prati ma'am at 140 points. Next category is physics. फिजिक्स। फिजिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑल टाइम। मैं आपसे बहुत आसान सवाल पूछूंगा, सर मेरे उत्तर आप सवाल बता सकती हैं, बट नंबर यहाँ एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो मतलब आपसे पूछी जाएगी, बट सवाल बिल भी बताइए आपकी करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? गनीमत है आपने ये नहीं पूछा कि ओम इज अ यूनिट ऑफ। नहीं, धारा जो है वो अदिश राशि है या सदिश? सर करंट जो होती है वो ज्योग्राफी में भी होती है। अच्छा, कौन सी वाली करंट पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ, ओके। विद्युत धारा। स्केलर आपने और हिंदी में पढ़ाई की है इंग्लिश में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में की है, ओके। हमने तो हिंदी में की। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है? हाँ जी सर। हमें ऐसे डेफिनेशन याद कराई गई थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला बस जाता है तो धातु की सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। इसकी ऊर्जा E बराबर h होती है, जहाँ एंक एक प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अच्छा। मैं आपसे पूछता थोड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है, बट अभी सवाल ये है कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसके। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने ओम लॉ पढ़ाई है, फिजिक्स पढ़ी होगी हल्का हल्का, तो आप देखते हैं कि करंट जैसे बह रही हो तो हम ऐसे तीर लगाते हैं। हाँ ऐसे करके 3। तीर लगा, हाँ वो तो करते थे, लेकिन ऐसे डायरेक्शन भी देते हैं करंट हाँ। की। तो करंट को तो हम डायरेक्शन देते हैं, हम्म। तो डायरेक्शन के हिसाब से जो अदिश राशियां, सदिश राशियां, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बताई फिर आपने? आपका आंसर सही है, देखिए स्केलर क्वांटिटी है, बट कई बार ना ऐसे टीचर पूछ लेता है घुमा के कि बेटा क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसके लिए ट्रायंगल रूल भी फॉलो होना चाहिए।
आपने पढ़ा होगा ना ए बी वेक्टर बराबर ओ ए हाँ। प्लस ओ बी वेक्टर। जी। तो अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना के करंट फ्लो कराऊं 3 एम्पियर तो वो पूरे में 3 बहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें और इसमें मिला के ऊपर वाले में 6 है। तो ये क्या ट्राइंगल रूल नहीं फॉलो करता, इसीलिए ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और इस सही जवाब के लिए आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इट्स माय टर्न नाउ। आप ऐसा कुछ सवाल पूछना मुझसे जो गणित भी हो और फिजिक्स भी हो। क्या आप हमेशा गणित को क्यों बीच में ले आ रहे हैं? अच्छा, आप बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट आएगा। अच्छा नहीं, ये तो हम पता है आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा नहीं, अगर पढ़ती तो ये सवाल कभी नहीं पूछती। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इतने सवाल आते हैं ना कि 2 विस्फोट हुए 11 मिनट के अंतराल पे, उसको 10 मिनट के अंतराल पे नहीं, सुनाई दिया। मेरा यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो बताइए आदमी की क्या है? 330 मीटर पर सेकंड। थैंक गॉड आपने वो ट्रेन वाला नहीं पूछा। वो नहीं, क्वेश्चंस मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं याद है कि ट्रेन जो अपने प्लेटफॉर्म से चली, इतना डिस्टेंस चली, फिर प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद में कितना हुआ, उसकी कैलकुलेशन करते थे। ऐसे भी तो क्वेश्चंस हैं। हाँ, मैंने आपसे नहीं पूछा, आप ये पूछ रही हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसे भी तो क्वेश्चंस होते हैं ना। तो अब ये सब टाइम हो गया सर, नॉट इन टच। अभी मेरा जवाब सही है, बट क्या आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होती है। ऐसा नहीं होगा मुद्दे पे सर। आते हैं। नो नो नो, हाँ चलिए ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी को थोड़ा सा टफ बना देते हैं। ठीक है, लेकिन वो काउंटेबल नहीं है, बट ऐसे ही मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है। कई बार क्या आजकल देख रहे हैं ना, लाइक रशिया, चाइना, तो ये सब हाइपरसोनिक की बात करते रहते हैं, और हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। तो इसकी स्पीड क्या होती है? हाइपरसोनिक की स्पीड क्या होती है? इसकी तो बहुत ज्यादा होगी, मुझे इतना पता नहीं, वो तो सबको पता है, हाइपर लगा है तो ज्यादा ही हाइपर होगी। मतलब बहुत ज्यादा होगी। हाँ, कितनी ज्यादा होगी? साउंड की स्पीड से कितनी ज्यादा होगी? साउंड की स्पीड से कितनी ज्यादा होगी? मैक में काउंट होगी? मैक में काउंट होती है? मैक में ऑप्शन दे दीजिए, चलिए मैं बता दूंगा। मैक 5 मैक, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। 5 टाइम्स ना, मैं 10 बोलने वाला था तो वो हाँ, बस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। जस्ट डबल हो जाता है वो 5 10। ऑलराइट, तो सर का आंसर बिल्कुल ठीक है, तो सर को इसके पॉइंट्स मिलेंगे। So the scores are Abhinay sir at 170 points and Kriti ma'am at 160 points. Next category is science and technology. साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, मुझसे तो सवाल भी नहीं बन पाएगा साइंस एंड टेक में। साइंस तक तो ठीक था, टेक भी आ गई, मेरे से मोबाइल के फीचर नहीं पता होते। आजकल हर कोई साइंस और टेक के ऊपर ही काम कर रहा है। हम लोग भी इवन जो क्लासेस लेते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो इतना तो बनता है। हाँ, तो मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे आप देखते हैं ना कई बार कि हम और आप अगर एक दूसरे से बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं लाइक, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमारे फोन पे डॉक्टर लाल पैथलेब का मैसेज आ जाएगा, कराएं पूरे चेकअप। होता है ऐसा नहीं होता? तो ये किस वजह से है? इसमें साइंस एंड टेक का क्या यूज है और ये कैसे है? सर अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना, व्हाट्सएप और फेसबुक बोल रहे थे कि आपका जो डेटा है, आपका पूरा डेटा वो हमारे पास में एज अ इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था कि ऐसे कैसे होगा, मतलब दिस इज अगेंस्ट द प्राइवेसी। तो यहाँ पे काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बहुत छोटा सवाल होगा। कई बार होता है ना कि हम लोग बस ऐसे ही सर्च कर रहे होते हैं कुछ भी, और थोड़ी देर बाद में जब हम लोग कुछ और वेबसाइट खोलते हैं तो बार बार उसी का ऐड आता रहता है। ऐड आता रहता है। अगर हमने गलती से लाइक मिंत्रा या फ्लिपकार्ट ओपन कर दिया और उसके बाद अगर हम कुछ पढ़ने चले गए तो वहाँ पे भी फिर उसी का ऐड आता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड तेलंगाना तो पूरा एक ईयर सेलिब्रेट कर रहा है इस साल को, उसने बोला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, मतलब ये सही है ना, ये रोबोट वगैरह और ये सब भी इसी टेक्नोलॉजी पे बन रहे हैं। सही बोला। अब मेरा सवाल रोबोट के ऊपर ही आएगा। नहीं तो आप ये बताइए, जैसे कि आगे आने वाले टाइम में मान लेते हैं कि क्या होने, हमारे आपके टाइम तक ऐसा हो पाएगा कि एक रोबोट है, मैंने उसको कहते बेटे चाय बना लो मेरे लिए। तो देखिए ये सब टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे इंडिया में तो नहीं, बट हाँ लाइक जापान है या बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे तो ये सब हो ही रहा है। हो रहा है, ऐसे वहाँ पे हैं। राइट, वहाँ पे तो हो ही रहा है। तो अभी एटलीस्ट 2-3 साल तो हमारे इंडिया में हो जाएगा तो पता क्या, जैसे अभी हमारे इंडिया में आप देखोगे कि लोगों सर के पास, देखिए कुछ भी क्यों ना हो जाए फिर भी लैपटॉप आप ही को ऑन करना पड़ेगा, क्लास आप ही को लेना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं वो तो मैंने मान लिया। नहीं जैसे हमारे नहीं तो एलेक्सा है जैसे लाइक, हाँ। तो लोग उसी को बोलते रहते हैं एलेक्सा तुम कैसी हो, एलेक्सा मैं अच्छा नहीं हूँ। लेकिन जब रोबोट आ जाएगा तो हमारे यहाँ के लोग बड़े अजीबोगरीब सवाल उससे एलेक्सा से करेंगे, रोबोट से करेंगे। रोबोट तुम्हें मालूम है आज मेरा दिल टूट गया, मैं कितना टेंशन। बचपन में हम लोगों ने सिंड्रेला वाली कहानी पढ़ी थी ना, बस वही होगा। हाँ, तो मतलब वो हमारे इमोशंस भी बांट पाएगा, हमें सांत्वना दे पाएगा या नहीं है अभी ऐसा कहीं दूसरे देश में?
कि वो भी हमारे साथ रो रहा है, रोबोट भी, भाई तू चुप इमोशंस, जा। अगर आप इमोशंस की बात करेंगे तो इमोशंस जैसा तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब मैं सवाल इसी के ऊपर आपसे पूछूंगी। अब ठीक है, आपने आप इमोशंस की बात नहीं, करी मुझे है, रोबोट पे तो पूरी नॉलेज है। चलिए, रोबोट ठीक मेरे है। लिए बच्चों जैसा खेल है। ओह। मैं खुद एक दिन ऐसा रोबोट बनाऊंगा जिसकी कमर पे बैठ के हम उड़ा करेंगे। ग्रेट। एक आध बच्चों को भी gift- अरे मेरा काम चल रहा है। मैं आपको नहीं पता, मुझे एमएस कहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन। मैंने बड़ी बड़ी सर्जरियां की हैं दिल और दिमाग की। नहीं, वो तो हम समझ सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा कौन सा रोबोट है जिसको एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नागरिकता दी हुई है, यानी कि सिटीजनशिप दी हुई है? मैं आपसे यही सवाल खुद पूछना चाह रहा था कि ऐसे क्यों हुआ। सर, क्यों अभी मतलब आपने citizenship- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला तो आपने सोचा और मुझे पता चल गया। बिल्कुल। तो मैं वही आपसे पूछता कि ऐसे सिटीजनशिप सोफिया को क्यों दे दी। मतलब ये मुझे थोड़ा गलत भी लग रहा है। क्यों? कि सिटीजनशिप देने से क्या है, उसकी भी सुरक्षा के अधिकार होंगे, उसको भी डेफिनेटली। उसको भी सही बात भी है, कल को वो किसी को पीट के आ जाए तो उसके खिलाफ भी केस होना चाहिए। वाली मूवी नहीं देखी आपने, रोबोट वाली मूवी चिट्टी? हाँ, बस। ऐश्वर्या राय की, ऐश्वर्या राय है ना हाँ, उसमें? हाँ, तो ऐश्वर्या मुझे राय। इतना पता है, मैंने पूरी नहीं देखी है, बट मुझे ऐश्वर्या राय की वजह से उसकी नॉलेज है मूवी की पूरी अच्छे से। लग रहा है आपकी फेवरेट है। मतलब पहले फेवरेट ऐसे है, बस बहुत मूवी तो हमने उसकी भी नहीं देखी। वो रजिस्टर नहीं आते थे 10th क्लास में, उसके ऊपर बनी होती थी वो फोटो। फोटो कितनी होती थी, हम कंफ्यूज हो जाते थे असली वाली ऐश्वर्या राय कौन सी है। उस टाइम नहीं पता था कि अलग अलग चेहरा बदल जाता है मेकअप के अकॉर्डिंग। तो ये मुझे पता था, सोफिया इसका आंसर है। मुझे आपसे ये क्वेश्चन बाद में भी पूछना है कि सिटीजनशिप देना कहाँ तक सही है और कितना गलत। ओके, सो इट्स अ राइट आंसर और सर को इसके पॉइंट्स मिलेंगे। काफी स्लो, मतलब काफी हमारा इजी चल रहा है सेशन ना, अभी आपका भी कोई आंसर गलत नहीं हुआ है। सर फिर भी आप +10 पे लीड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 3-4 बार तो टॉस कराना ही पड़ेगा आप। कर लेंगे लेकिन टॉस toss। आप नहीं करेंगे। इस बार टॉस आपने, इस बार रोबोट को बुलाना पड़ेगा। So the scores are Abhinay sir at 190 points and Prati ma'am at 180 points. So the last category is number system. लास्ट कैटेगरी नंबर सिस्टम, लास्ट कैटेगरी। यार पता है, मुझे लगता है कि ये पहला ये नॉलेज फाइट है जिसके अंदर गणित पे भी बात हो रही है, वरना गणित पे कौन सवाल पूछता है, वो भी जीएस के एजुकेटर थे। लेकिन और मैंने ये धोखा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नहीं, और मैंने आप देखिए कि आपको काफी मतलब मैंने सवाल बहुत नहीं पूछे हैं आपसे, बहुत बेसिक नॉलेज। जैसे अभी भी मैं बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा। नंबर सिस्टम इन्होंने मुझसे कह दिया तो बहुत आसान सा। जैसे मैं आपसे पूछ लूंगा कि 0 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, या दोनों में से कोई नहीं। सर अब आपने ये सवाल पूछा है तो मैं इसको थोड़ा सा करंट के साथ में लेकर आऊंगी, क्योंकि अब करंट अफेयर्स मतलब गणित भी करंट में जोड़ दी इन्होंने, कमाल कर सर दिया जी। बिना गणित के करंट नहीं बनती ना। न्यूज़ नंबर 1, न्यूज़ नंबर 2। मान ओके, गए। तो जैसे इवन और ऑड की बात आप कर रहे हैं, तो अभी एक ये कैंपेन भी स्टार्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें था कि एक दिन सारी इवन गाड़ियां चलेंगी, एक दिन सारी ऑड चलेंगी। उस दिन आपको लगा होगा कि 0 वाली गाड़ियों का क्या होगा, तो आपने सर्च किया होगा 0 क्या है। बस इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में भी हरियाणा के अंदर भी ये चीज़ स्टार्ट हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी इवन नंबर। जी। हाँ सही बात है। मतलब ये बहुत लोगों को तभी पता चली थी, खुद केजरीवाल साहब को भी तभी पता चली थी कि 0 इवन ये नंबर है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि अगर मैं मान लीजिए कि किसी गाड़ी का नंबर जो है वो 4 टाइम्स अगर 0 हुआ देन व्हाट। ओ, इसीलिए आपने सर्च किया होगा। बिल्कुल 0 इवन नंबर है। बहुत लोग नहीं मानते, बहुत सारी किताबों में लिखा है 0 ना इवन है ना ऑड। ऐसे लोगों को लगता है 0 के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जबकि 0 है तो जिंदगी है। जी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इंटीजर बचपन में देखिए यही पढ़ा हुआ है, वो एक लाइन होती है, बीच में 0 होता है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी वैल्यू जो है अगर हम उसे डिफाइन करते हैं, ठीक, तो वो तो हमें देख के पता चल जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, बट व्हाट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीजर? इंटीजर क्या लेकिन है? सर ऐसी वाली लैंग्वेज में बताना जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अरे हम ना बताएं तो बेकार है बताना। मतलब आप वही तो। बेसिकली जानिए 0 किस में आएगा। देखिए इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक। जो अंक पूर्ण है, जिसके अंदर ना कुछ आधा अधूरा है, जो पूर्णता को प्राप्त हो गया। जैसे हम, अभी आप, ये दुनिया, ये संसार सब अधूरा है। जो आगे बढ़ रहा है सब अधूरा है। 2 पे रुक गया। 1 के बाद जब सफर तय हुआ तो 2 पे रुक गया। जहां पूर्णता आ गई वो पूर्ण अंक है। फिर 2 से सफर शुरू हुआ, 3 पे रुक गया, 3 पूर्ण अंक है। और फिर गाना आया, लो सफर शुरू हो गया। हाँ, तो 0 भी इंटीजर है, बट 0 के बारे में ये कहा जाता है, ये नहीं कि 0 नेगेटिव। इंटीजर बेसिकली 3 टाइप्स, कि भाई नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब लोगों को लगता है कि 0 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, 0 इज जस्ट इंटीजर।
इवन इंटीजर, जैसे इवन मैंने आपसे पूछा, इवन इंटीजर है, 0 अपने आप में एक पूर्ण अंक है, लेकिन 0 ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है, 0 इज जस्ट इंटीजर। ओके, सो सर लास्ट कैटेगरी थी ऐसे, मतलब आपने 2 सवाल ऐसे पूछे जिसके आंसर भी मुझे डिसाइड करने थे। सर ये नहीं होता है सर, लास्ट कैटेगरी थी सर, गलत ही आंसर करना था। अरे नहीं, देखो गणित में आप पूछे और हम गलत आंसर करते हैं, आप कुछ और पूछ लेती सर जीएस से जोड़ के। आखिरी वाली कैटेगरी ये थोड़ा इन्होंने गलत किया कि आखिरी वाली कैटेगरी को गणित नहीं रखना चाहिए था, ताकि आप पूरी ताकत लगा पाती और एक ऐसा सवाल रख। आर्ट एंड कल्चर रखना चाहिए था। आर्ट एंड कल्चर भी मुझे ठीक ठाक आता है, सूफी वूफी भी आप पूछती तो मैं बता देता, ये सूफी आपने पहले कहाँ बोला का ना कौन सा आती है। नृत्य है ये सब भी मैं बता देता। ये थोड़ी ना पूछते हम ये तो आपने पहले ही बता दिया आपको आता है। सो यहाँ पे सर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो सर को इसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। एंड मतलब मजा आया। खैर ऐसा है कि हमने ना एक दूसरे को जिताने के लिए अच्छे क्वेश्चंस पूछे, बहुत हार्ड नहीं पूछे। लेकिन सर लिटरली मैं आपसे पहली बार ही मिल रही हूँ, एंड इट्स रियली ग्रेट to have a chit chat and knowledge fight with you, so it's a pleasure for me. Okay, thank you very much। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि बिना मिले पता नहीं लग पाता है, एक दूसरे से जब बात करते हैं तो ही पता लगता है। तो अभी कैसा सब चल रहा है क्लासेज? मुझे 1-2 चीजें पूछनी थी। मुझे बहुत छोटा सा सवाल पूछना जो मुझे हमेशा खटकता है, मैं हर एजुकेटर से पूछना चाहता हूँ, बट अभी तक किसी एजुकेटर से हाल फिलहाल मिला भी नहीं, आपसे मिला। मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि विदाउट कंटेंट आप क्लास लेने चली जाती हैं, कोई कंटेंट नहीं है आपके पास? सर ऐसा कभी कभी होता है। ऐसा होता है, फिर आप क्या, मतलब उस वक्त आपको थोड़ा सा टेंशन होता है, स्ट्रेस? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि आपको पढ़ाना क्या है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि लाइक हमारे जो कंटेंट राइटर्स वगैरह हैं, तो अगर किसी के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कंटेंट नहीं बन पाता, फाइल नहीं बन पाती, तो उस केस में या तो आप पिक्चर्स को लेके चले जाओगे, कंटेंट के जगह पर आपने पिक्चर्स का यूज कर लिया। नहीं लाइक मतलब आप खाली हैं, मैं अभी आपसे कह दूं कि अब आपकी 5 बजे क्लास है, आप क्लास लो, देन तो सर ऐसे कई बार होता है, तो ले लेंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको टेंशन नहीं सर, इसमें टेंशन की कौन सी बात है। अगर आपको वो टॉपिक आता है तो अच्छी बात है, डेफिनेटली आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक, अब जैसे वही वाली बात है जीके के साथ में मैथ्स वाली बात, हाँ जीके वाले को मैथ्स में ना बोल देंगे। अच्छा मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, क्योंकि मैं तो आज तक कोई कंटेंट राइटर नहीं ढूंढ पाया। कितने सारे लोग आए गए, बट मैंने सबका कंटेंट रिजेक्ट किया, मुझे पसंद ही नहीं आया। मैं हमेशा खुद ही बनाता हूँ, और अब खुद बनाने के चक्कर में होता ये है कि कई बार बन नहीं पाता है, कई बार नहीं, मैं तो रोज का सही है वो मुझे ना, लेकिन मुझे टेंशन होती है इस बात की कि मैं मैनेज कर रहा होता हूँ किसी भी तरीके से, सवाल यहाँ से वहाँ अपलोड, क्लास के बीच में मैं फाइलें यहाँ से वहाँ डाल रहा होता हूँ, 2 सवाल दे दिए ये वो। ऐसा भी कई बार होता है कि इतनी सारी फाइल्स होती हैं जो सेम नेम से सेव हो जाती हैं, और फिर वो फाइल नहीं मिल रही है लास्ट में। हाँ, उसमें ऐसे गौर करके देखना पड़ता है ये वही सवाल है नहीं है, वो आपके साथ भी है, मतलब ऐसे आती है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत मजा आया। So the final scores of Abhinay sir is 210 points and Kriti ma'am is at 200 points. Abhinay sir wins the nullified with 10 points. नहीं देखिए, जीत की, Congratulations Abhinay sir. थैंक यू, जीत की घोषणा हो गई, लेकिन मैं ये जीत इन्हें देता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गणित के जो सवाल बताए। देखिए इन्होंने जनरल नॉलेज के मुझसे बहुत आसान सवाल पूछे, बहुत आसान पूछे, ठीक है, और इन्होंने गणित के जो भी सवाल दिए वो बहुत अच्छे से आंसर किए। तो ये जीत हम इन्हीं की रखते हैं, और ये जीत हार में चलती रहती है। शरीर से अशरीर होने तक सब कुछ छूट जाना है, और जीतेगा वही जो पहले ही छोड़ देगा। तो इसीलिए ये सब छोटी मोटी चीजों की टेंशन नहीं लेनी, पहले ही मान लो कि हार है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन लिटरली काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, एंड काफ़ी हेल्दी कॉन्वर्सेशन था हमारा, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसे कॉन्वर्सेशन हम लोग के होते रहें, और बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी मिलेंगे, और उनका भी कई बार पढ़ाई से हटके कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि किताबी कीड़ा नहीं बन के रहना है, और लाइफ को बहुत सीरियस भी नहीं लेना है। हंसी मजाक मस्ती चलती रहेगी, क्योंकि जब जिस चीज में मजा आ रहा है तो वो काम आप बहुत देर तक कर सकते हो। जैसे अभी हम नॉलेज फाइट कर रहे थे, पता नहीं चला कब वक्त बीत गया। तो बच्चे जब पढ़ाई को बोझ समझ लेते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंट हो जाते हैं कि बस मुझे रिजल्ट चाहिए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाना बहुत मुश्किल है। आप कुछ मत सोचिए, छोटे छोटे गोल बना के आनंद, उस आज अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आनंद अगर खोजते रहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपको पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगेगी। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें मूड फ्रेश के लिए होती रहनी चाहिए। दिस इज द लाइफ, जिंदगी को हंसते मुस्कुराते जीते चलो, इससे ही वतन की शान है, और जहां हजारों लाखों ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही, और सर ने बिल्कुल सारी बातें यहाँ पे एक साथ में उनको जोड़ के बता दिया है। तो लिटरली यही चीज़ें होती हैं कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं
तो पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं वो करिकुलर एक्टिविटीज़, और अगर आपको कहीं कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ से आप सीख भी सकते हैं और फनी वे में सीख सकते हैं, दैट्स अ बेस्ट थिंग। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू अनअकैडमी एंड थैंक यू सो मच सर कि यहाँ पर आप इस नॉलेज फाइट में आप मेरे साथ बैठे हो, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।